धरातल में आज बात करेंगे जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस की। कास्ट बहुत बड़ी रियलिटी है भारतीय समाज की। गांव जाते हैं, कस्बों में जाएं तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सी जाति के हैं, और इसी को राजनीतिक पार्टियां हमेशा से एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं। और जो डिवीज़न समाज में जो हमें अखरता है और बरसों से अखरता रहा है, सुधार करने वाले लोग हैं, नेतृत्व वाले लोग हैं, जिनका कि एक बड़ा दृष्टिकोण होता है समाज के प्रति, देश के विकास के प्रति, वो हमेशा इस बात को इंगित करते रहे हैं कि जाति की जो व्यवस्था है और जाति भेद है, ये बहुत बड़ा कलंक है हमारी पूरी व्यवस्था पर। तो धरातल में थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से ये सोच हमारे समाज में आई, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, क्या इतिहास रहा है, क्या हमारे व्यवस्था में इसकी अवधारणा रही है, क्या संकल्पना रही है। पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे ताकि हम ये समझ सकें बेहतर कि जाति का सोच जो है और जिस रूप में हम आज जाति को समझते हैं, क्या वो हमारी कोई विरासत है या इसका कोई हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है हमारी। और दूसरे हिस्से में हम ये बात करेंगे कि कास्ट सेंसस की जो पूरी राजनीतिक परिकल्पना है वो कब से बननी शुरू हुई, क्यों इसके पीछे एक पूरी सोची समझी योजना थी, और आज हम जिस रूप में इसको देख रहे हैं उसे कैसे फिर से हमें एक रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें हम समझते हैं। तो बात करते हैं कि वर्ण की जो व्यवस्था थी हमारे यहाँ, जाति का जो रेफरेंस है वो कुछ मायनों में मिलता है अलग अलग। हमारे जो नॉलेज लिटरेचर है, हमारा दर्शन है, उसमें रेफरेंस मिलता है जाति का, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है वो हमारे पूरे सामाजिक ढांचे का आधार रहा है। और वर्ण की जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा हमें मिलती है, उसका जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है वो भगवद गीता में अध्याय 4 और इसका श्लोक 13। ये श्लोक कहता है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, यानी कृष्ण कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों की रचना की है जो कि गुण और कर्म के आधार पर है। और हम जानते हैं कि हमारे समाज में जो वर्ण की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो जो उसका ऑक्यूपेशन होता था, जो उसका काम होता था, कर्म होता था, उसी से उसको डिफाइन किया जाता था। तो वर्ण की ये संकल्पना थी और वंशानुगत नहीं थी, जन्मजात नहीं थी कि आप किसी परिवार में जन्मे हैं तो आप उस वर्ण के हो जाएंगे। तो ये संकल्पना हम सब जानते हैं जो भारत में रहने वाले लोग हैं। बुराई इस पूरी व्यवस्था में तब आती है जब ये पूरी व्यवस्था एक अलग रूप में, अलग ढांचे में ढल जाती है और हम ये मानने लगते हैं कि ये जन्मजात है, वंशानुगत है, और जो एक व्यवस्था पर एक वर्ग का जो कब्जा होता है वो उसको संचालित करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसी तरह से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उस पूरे ढांचे को बदल देता है। तो वर्ण और का जो जाति व्यवस्था में जब बदलना हुआ, तो इससे पहले हम ये समझें कि जाति को हमारे इन्हीं जो हमारे शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, ज्ञान शास्त्र हैं, उनमें और क्या कहा गया। तो यथार्थ गीता जो है, यथार्थ गीता में वर्ण की जो परिभाषा दी गई है वो आराधना की विधि यानी कर्म जो है उससे माना गया है कि वो उसकी 4 श्रेणियां हैं, और वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये इंटरप्रिटेशंस जो हैं गीता के, उसमें भी इसको और एक्सप्लेन किया गया है कि वर्ण की व्यवस्था हमारे यहाँ क्या थी। और जाति का जो है वो यूँ पर्याय वेदों में कहीं नहीं मिलता है। गौतम ऋषि जो थे, जिन्होंने कि न्याय सूत्र लिखे, न्याय दर्शन एक पूरा फिलॉसफिकल थॉट है हमारे यहाँ, तो गौतम ऋषि ने लिखा कि समान प्रस्वात्मिका जाति ही। तो जाति को ऐसे उन्होंने डिफाइन किया कि जिसका एक ही स्रोत है, उसकी एक ही जाति है। तो जाति का जो रिश्ता था, नाता था, वो कहाँ से वो उपजा है, उसे जाति कहा गया। और 4 जातियाँ फिर मानी गई जो भारतीय ज्ञान व्यवस्था है उसमें, और बहुत साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक, बहुत तर्क के आधार पर अगर हम देखेंगे इसको, तो इतनी वैलिड ये बात लगेगी कि उद्भिजक, अंडजक
पिंडजा, उष्मजा, ये 4 जातियाँ मानी गई कि कहाँ से उद्भव होता है किसी का। तो अगर भूमि से निकला है, भूमि से उपजा है कोई, तो वो उद्भिजा कहलाएगा, यानी पेड़ है, वृक्ष है, पूरा वनस्पति जगत जो है हमारा वो है। अंडजा यानी अंडे से पैदा होने वाले जो जीव हैं, प्राणी हैं, जंतु हैं, ये अंडजा कहलाए, पक्षी हैं, जीव हैं जो अंडे से पैदा होते हैं। फिर पिंडजा जो पिंड से पैदा होते हैं, तो स्तनधारी जीव हैं और प्राणी हैं, वो पिंडजा कहलाए। और ऊष्मजा यानी टेम्परेचर के वेरिएशन से जो उपजते हैं, तापमान जो ऊंचा नीचा होता है उससे जो पैदा होते हैं, तो बैक्टीरिया, वायरस यानी जीवाणु और विषाणु। तो ये जो व्यवस्था थी, इसमें जाति को बहुत क्लियरली इस तरह से माना गया कि जिसका कि सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो एक ही है, तो वो अलग अलग जातियों के रूप में स्वीकारे गए। और यथार्थ गीता में बात करें या और गीता में बात करें तो वहाँ पर मनुष्य की जो है वो 2 ही जातियाँ मानी गई हैं कि एक देव और एक असुर है, देवता है और असुर है। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस हैं उसको जाति के रूप में मनुष्य जाति को इस तरह से 2 भाग में कैटेगराइज किया है। जब हमारा पुराना दौर बीतता है और कुछ उसमें कमियां भी आती हैं, जो अपने पूरी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कुछ खास लोगों का जब उसमें दबदबा होता है, उस व्यवस्था में कुछ टूटन भी होती है, तो उसका प्रतिफल हमें देखने को मिलता है कि कुछ जातियां हावी हो रही हैं, कुछ जातियां ऊंची माने जाने लगी हैं, कुछ नीची मानी गई। तो ये जो व्यवस्था हुई, इसी का फ़ायदा जब आक्रांता आते हैं, बाहर से आक्रमण करने लोग आते हैं, साम्राज्यवाद की सोच के साथ में जब भारत में लोग आए, तो उन्होंने ये जो थोड़ा सा बिखराव और टकराव और जो टूटन थी समाज की, उसको अपनी शासन की पद्धति को और थोड़ा मजबूत बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो जो फॉल्ट लाइन्स होती है समाज की, उसको हमेशा जो शासन करने वाला वर्ग है वो उसी को पकड़ता है कि आपकी जो कमियां हैं उसको पकड़कर और उसी को इस्तेमाल किया जाए आपके खिलाफ। पोर्चुगीज़ जब भारत में आए तो उनके यहाँ जो एक शब्द इस्तेमाल में आता था वो था कास्टा। अच्छा, यूरोपियन और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वहाँ पर जो रेसिज्म है वो बहुत हावी रहा है हमेशा से, जिसको किसी न किसी तौर पर आज भी हम देख रहे हैं कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आज भी उस जगत में मौजूद हैं, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े युद्ध हुए और आज भी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसके पीछे कहीं जो ये सोच है, नस्लवादी सोच है, ये रही है। तो पोर्चुगीज़ जो लोग थे, जो पुर्तगाल से जो आए थे, उन्होंने कास्टा को इसी तरह से भारतीय समाज को क्लासिफाई किया और इसका इक्विवेलेंट जो अंग्रेज़ी में है वो है कास्ट। तो ये जो अंग्रेज़ों ने कास्ट की जो व्यवस्था थी, जो पोर्चुगीज़ शासक थे उनकी जो दी हुई या सौंपी हुई एक सोच थी, उसको यहाँ पर फिर अपनाया और उसे आगे बढ़ाया। और बाद में हम देखेंगे कि जो सेंसस करवाया ब्रिटिशर्स ने भारत में, उसमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को किस तरह से अपने फेवर में इस्तेमाल किया और जिसकी की जो परिकल्पना उस वक्त उन्होंने की थी, जिसका कि खामियाजा हम आज तक उस सोच को हम आज भी ढो रहे हैं, किस तरह से ढो रहे हैं। और वो जो समाज में जो विषमताएं थी, जो जाति की वजह से जो आपस में टकराव पैदा हुआ था, उसको हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये एक असलियत है और उसे पोषित और किया। अंग्रेज़ों ने इसी आधार पर जनगणना का जब सोचा था तो उन्होंने बाकी की जो व्यवस्थाएं, जो खामियां थी, उसके साथ ही जो फॉल्ट लाइन्स थी उसको पकड़ा और उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। और तब जो जातियां हैं वो वंश, जनजातियां और इस तरह से समाज में जो भी कुछ था उस वक्त, समाज जिस तरह से वर्गीकृत था, तो समाज के वर्गीकरण में भले ही ये जाति की सोच थी, लेकिन जो शासन की जो व्यवस्था थी, जो प्रोविंसेस थे, रियासतें थी, राजाओं के राज थे, ये जो व्यवस्था थी उसमें शासन की प्रणाली में ये जाति का जो भेद है या कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो समाज में कुछ चीज़ें थी, एक व्यवस्था, एक सोच, एक धारणा, एक पद्धति, जो इस तरह की एक जो पूरा कुल है जहाँ से चला आ रहा है, तो वो एक जाति के रूप में स्वीकारा था। लेकिन जातिगत जनगणना की जब बात उपजी तो 1800
60 से पहले का ये दौर था, जब अंग्रेज़ सरकार को लगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो इस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैसे रिएक्ट किया, उस वक्त के जो लीडर्स थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, जो जिनको ये ज़िम्मा सौंपा गया था उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी, और उन्होंने इस सोच को और कैसे आगे बढ़ाया, कैसे वर्गीकरण पूरे समाज का किया, ये थोड़ा सा हम बात करेंगे अगले एपिसोड।